नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसजीएस न्यूज के इस साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, एक व्यक्ति भारत में आकर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट कारोबार, भारत का एक ऐसा क्या कहते हैं कि एक्वायरमेंट जिसे कहते हैं 85,000 करोड़ का एक स्ट्रोक में ले लेता है और कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता है कि ये शख्स कौन है। एक व्यक्ति 38 शेल कंपनियां जो मॉरिशस में बेस्ड हैं, वहां से वो पैसा जुटाता है। और पैसा कितना, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा एक्विजिशन 85,000 करोड़ का। कोई पूछता नहीं ये 85,000 करोड़ कहां से आता है। कोई ये भी नहीं पूछता कि ये 85,000 करोड़ लगाने वाले शख्स का नाम क्या है और ये इंडस्ट्री किसकी है, जिसको कि अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी के तौर पर प्रचारित किया जाता है। उसको, जिसके बारे में गौतम अडानी ये कहते हैं कि विनोद अडानी डज नॉट होल्ड एनी मैनेजरियल पोजीशन इन अडानी लिस्टेड एंटिटीज और देयर सब्सिडरी हैज नो रोल इन देयर डे टू डे अफेयर्स। वही अब कहते हैं कि ये जो कंपनियां खरीदी गई हैं सीमेंट की, ये गौतम अडानी के द्वारा नहीं बल्कि विनोद अडानी के द्वारा खरीदी गई हैं। कमाल की बात है। अब उसको ग्रुप का एक प्रमोटर दिखाया जा रहा है जो आज तक एक मैनेजरियल पोजीशन पर भी नहीं था। ये वो शख्स है जिसके बारे में हिंडनबर्ग की जो रिसर्च आई थी, उसने कहा था कि प्रेजेंट स्टॉक मैनिपुलेशन करता है शख्स। ये कहा गया था कि अकाउंटिंग फ्रॉड करता है, मैनिपुलेशन करता है और साथ में ही ऑफशोर एंटिटीज के द्वारा, शेल कंपनीज के द्वारा सबसे बड़ा इलीगल रीरूटिंग एंड ट्रांजैक्शन करता है। कमाल की बात है। जो वर्ड यूज किए कि फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ए वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑफशोर शेल एंटिटीज मेंट फॉर स्टॉक पार्किंग, मार्केट मैनिपुलेशन एंड लॉन्ड्रिंग द मनी फ्रॉम इंडिया। ईडी इसलिए बना था कि मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट कर सके। और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक छोटा सा हिस्सा निकल कर आता है जहां लिखा जाता है कि ये शख्स जिसने सीमेंट का पूरा उद्योग खरीदा और सारा अडानी ग्रुप का ऑफशोर एंटिटीज को हैंडल करता है, वो भारत का नागरिक नहीं है, वो साइप्रस का नागरिक है। ही इज ए साइप्रियट। आप सोचिए, एक विदेशी आके भारत में सबसे बड़ा एक्विजिशन करता है और कोई पूछने को तैयार नहीं है, भाई आप कौन हैं, ये पैसा कहां से लेकर आए हैं। ये जो मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज हैं, इन्होंने भारत के नाम को बर्बाद किया है, छवि को बर्बाद किया है। और कमाल की बात यह है कि इस सीमेंट कंपनी को हथियाने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है, एंडीवर ट्रेड। एंडीवर ट्रेड का रिश्ता होता है एक्सेंट ट्रेड से, और उसके बाद एक और कंपनी निकल के आती है, एक्रोपोलिस ट्रेड। इनका काला बाजार, माया जाल, ताना बाना बहुत कुछ कहता है। इनको ओन करता है, एक्रोपोलिस को, अडानी ग्लोबल, जो 2016 में स्थापित हुई थी। और अडानी ग्लोबल को ओन करता है एयर ग्लोबल। आप सोचिए, ये इतना बड़ा वेब है बाहर जाके कि आपको यही नहीं समझ आता कि ए बी को ओन करता है, बी सी को ओन करता है, सी वापस से बी और ए को ओन करता है। और उसके बाद इनका एक ट्रस्ट है, अमूल्य रिसोर्सेज एंड ट्रस्ट, जो कि विनोद और रंजना बेन अडानी के नाम से है। कमाल की बात यह है कि ये सब लोग इतना बड़ा हवाला का एक अंपायर चलाते हैं भारत के अंदर, और उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछता। इस एम्पायर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हमारी एजेंसी है वो ईडी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आती है। और जो आपको खास तौर से सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है, आपको सुनकर हैरानी होगी दर्शक मित्रों। वो मैंडेट है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज के कुछ प्राइस मैनिपुलेशन हुए थे जिसके द्वारा इन्होंने अनड्यू एडवांटेज लेके और लोन्स रेज किए हैं। लेकिन उसके अंदर ये मैंडेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को, जिसमें नंदन नीलेकनी और खास तौर से कामत साहब भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करे। अब मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आप चेक नहीं करते हो तो आप एक एस्पेक्ट को चेक कर रहे हो सिर्फ, कि प्राइस मैनिपुलेशन हुआ नहीं हुआ। कमाल की बात है। इसमें सारा जो दोष है या जो पाप है या जो एक किस्म से क्राइम है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, कि इस लार्ज स्केल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, एक हवाला कारोबार हो रहा है। और वो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट में ही नहीं है कमेटी को कि भाई इसमें क्या हवाला कारोबार हुआ है क्या।
तो एक बहुत बड़ा आई वॉश, आजाद भारत का सबसे बड़ा नेक्सस, सबसे बड़ा षड्यंत्र। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा, ये भी रहस्य रहस्य रह जाएगा, इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा और लोग कहेंगे हाँ, भारत के कर्णधार इसकी सपोर्ट में खड़े थे और उन्होंने इसको कोई हार्म नहीं करने दिया। ये कहानी छोटी सी है, लेकिन पिक्चर अभी शुरू हुई है दोस्तों। ये पिक्चर का इंटरवल भी अभी नहीं आया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अनिल सिन्हा जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक डॉक्टर राकेश पाठक जी, जो कर्मवीर के भी चीफ एडिटर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं यंग फेस ऑफ इंडिया नेहा शुक्ला, जो कि असिस्टेंट एडिटर हैं, विश्लेषक हैं जस्ट टीवी, जो कि इंडियन डायस्पोरा को कैटर करता है, यूएसए, कनाडा और कई और देशों के अंदर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगा राकेश जी आपके पास। मैंने पृष्ठभूमि थोड़ी सी विस्तार में बता दी। आज मैंने सोचा कि कई चीजें हैं जो मुझे प्राप्त हुई है, तो मैं आगे दर्शकों के लिए उनको परोस दूं। एक्चुअली इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा हवाला, कहीं से कोई उफ नहीं। और एक जगह जो चल सकती थी, उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था कि मोदी जी का एक आखिरी हथियार था कि संसद को समाप्त कर दिया जाए, ताकि वहां पर कोई चर्चा ना हो। संसद को भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि लोकतंत्र के कॉफिन के अंदर आखिरी कील भी ठोक दी गई है। अब यहां पर कोई चर्चाएं नहीं होंगी। वैसे भी वो संसद में नहीं आते हैं कभी किसी का जवाब देने के लिए, अनलेस ही हिमसेल्फ कम्स फॉर एन आंसर, वो भी प्रेसिडेंशियल डिबेट के ऊपर। राकेश जी, आपकी टिप्पणी, आपका चिंतन जी। सर, आपने बहुत विस्तार से जो वर्तमान हालात हैं उससे रेखांकित कर दिया है, और जितने आंकड़े, जितनी तथ्यात्मक जानकारी आपने रखी है, हमारे इस चैनल को इस वक्त जो लोग देख रहे होंगे या आगे चलकर देखेंगे, उनमें से जो बहुत साधारण नागरिक भी होंगे, हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी होंगे, वे भी समझ सकते। बहुत बड़े विद्वानों में होती है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं चूंकि वित्तीय मामलों का जानकार नहीं हूं, लेकिन आपने जितनी आसान भाषा में यह समझाया कि गड़बड़ी असल में है क्या। शेल कंपनियों की तरफ आपने इशारा किया, टैक्स हेवन साइप्रस या मॉरिशस से जो रीरूट होकर पैसा हिंदुस्तान आ रहा है, उसके बारे में आपने बात कही। मैं एक तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं सर, आपके और आपके दर्शकों के। आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सरकार और उसके जो पैरोकार हैं, आईटी सेल, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके प्रवक्ता, संगठन के लोग, मंत्री, संतरी, सब एक बिगुल बजा रहे हैं कि मोदी की सरकार के आने के बाद मोदी सरकार ने शेल कंपनियां बंद कर दी हैं। 31 जुलाई 2019 को पार्लियामेंट में सरकार ने बाकायदा ये जानकारी दी, एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने, कि देश में पिछले वर्षों में यानी 2019 तक 6 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद कर दी गई हैं। ये वे कंपनियां थी जिनमें 2 साल से ज्यादा ऑडिट नहीं हुआ था या कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ, और इन 6 लाख से ज्यादा कंपनियों में ज्यादातर कंपनियां शेल कंपनियां बताई गई थी। सरकार ने बहुत ढोल पीटा था कि हमने जो फर्जीवाड़ा बंद कर दिया है। देश में कुल मिलाकर 2019 तक 1.9 मिलियन कंपनियां रजिस्टर्ड थी, जो आरओसी के रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के यहां। मोटे तौर पर सरकार ने यह ढिंढोरा पीटा कि अब तक, यानी मोदी के आने से पहले तक, शेल कंपनियों की आड़ में उनका मुखौटा लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, काला धन सफेद किया जाता था, तमाम इस तरह के ढोल पीटे गए। लेकिन आज जबकि अडानी के मामले में पहली नजर में बहुत स्पष्ट यह दिख रहा है कि विनोद अडानी और तमाम ऐसी शेल कंपनियों के जरिए गौतम अडानी की कंपनियों में पैसा लगा है, तो आज तक न तो ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज की, न सरकार उस पर जवाब देने को तैयार है। संसद का आपने जिक्र किया दिनेश सर, संसद आज म्यूट कर दी गई। मैंने फेसबुक और ट्विटर पर भी लिखा, मैंने क्या, बहुत लोगों ने लिखा। शुरू में बहुत देर तक तो लोग ये समझते रहे, मेरे कई मित्रों ने कमेंट किया कि हमें लगा कि हमारे टीवी में कुछ हो गया, आवाज नहीं आ रही है।
लेकिन वो लोकसभा टीवी के जरिए जो प्रसारण हो रहा था वो सदन से ही म्यूट कर दिया गया, और आखिर में क्या सुनाई दिया कि अब ये सदन सोमवार तक के लिए स्थगित किया जाता है। सर, पहली कील तो तभी ठोक दी गई थी जब राज्यसभा टीवी बंद कर दिया गया था और सिर्फ लोकसभा टीवी रह गया था, और सेलेक्टिव उनके हाथ में अधिकार आ गए थे कि कौन सी कार्रवाई दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी है। नहीं दिखानी, तो बिल्कुल। आधी हत्या तो वही हो गई थी एक्चुअली। लेकिन सरकार जैसे जैसे इस तरह के काम कर रही है, जब आप सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं, एक तो सरकार खुद चलने नहीं दे रही संसद को, आखिर विपक्ष क्या चाहता है? सीधा सा एक सवाल है कि जेपीसी गठित कर दीजिए। कोई कयामत नहीं आ जाएगी जेपीसी गठित होने से, इससे पहले 8 बार जेपीसी बन चुकी है। लेकिन मैंने पिछले दिनों भी कल एक डिबेट में कहा था कि वो एक हमारे समाज में एक पनौती राजनीतिक क्षेत्रों में चलती है, पनौती मानी जाती है कि जो सरकार जेपीसी गठित करती है वो अगले चुनाव में हार जाती है। मैं तो वैज्ञानिक सोच का आदमी हूं, मैं ऐसी किसी चीज पर, ऐसी किसी अंधविश्वास पर कोई मान्यता नहीं रखता, कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन राजनीति में लोग हर तरह से चीजों से डरते हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार का डर ही यह है कि अगर जेपीसी गठित हुई तो उसके सामने तमाम दस्तावेज रखने होंगे। जेपीसी को अधिकार होता है, वो किसी को भी बुला सकती है, किसी से भी सवाल जवाब कर सकती है, कोई भी दस्तावेज मांग सकती है किसी भी मंत्रालय से। इसी डर के कारण सरकार जेपीसी गठित नहीं कर रही है, और सदन में जवाब न देना पड़े विपक्ष के एक नेता के सवाल का, जिसके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि उसने विदेश में अपमान किया है। वो कह रहा है मैं संसद में इसका जवाब देने को तैयार हूं, पहले आप मेरी बातों का तो जवाब दे दीजिए। और जो कुछ उस नेता ने, राहुल गांधी ने दूर देश में, विदेश की धरती पर कहा, सरकार अपने कृत्य से उसके कहे को लगातार साबित करने पर तुली है। लगातार सरकार झूठ फैला रही है। सरकार के पूरे मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, सांसद, प्रवक्ता एक मामूली सी अंग्रेजी में दिए गए भाषण को तोड़ मरोड़ कर यह साबित करने पर तुले हैं कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका से कहा कि हमारे देश में आकर लोकतंत्र बचाओ। एक भी वाक्यांश राहुल गांधी के भाषण में ऐसा नहीं है, और वो तो साफ कह रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मामला, हम निपटने गए। और अगर विदेश में अपमान का जहां तक प्रश्न है, तो मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, न केवल नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी बल्कि उनके पुरखों को भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपातकाल के समय जनता पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता दुनिया भर में घूम घूम कर गुहार लगाते थे। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी विदेशों में जाकर इंदिरा गांधी के अत्याचारों का वहां पर ढोल पीटते थे और हाथ जोड़कर बचाने की गुहार करते थे। तब यही विपक्ष जो आज सत्ता में बैठा है, प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से करता था। जैसे नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर विदेश गए थे, ऐसे ही प्रोफेसर स्वामी गए थे। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि इस सरकार को अगर इस लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई भरोसा नहीं है, तो एक बार सीधी सीधी घोषणा कर दे कि अब इस देश को लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में आए कि एक को हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही अकेला हूं जो इस भारत भूमि का कल्याण कर सकता हूं, इसलिए अब किसी भी तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं की जरूरत नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत नहीं है। संसद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, उसे म्यूजियम बना दिया जाए, उसमें माननीय मोदी जी की अलग अलग वेशभूषा वाली तस्वीरें लगा दी जाए, हम सब लोग देखने जाया करें उसे। क्योंकि अगर संसद चलने ही नहीं देना है, और चलने भी देना है तो उसे म्यूट कर देना है, खामोश कर दिया जाना है, तो फिर दुनिया में और कौन सा मंच बचेगा जहां जनता के सवाल उठाए जा सकेंगे। विपक्ष सड़कों पर आवाज उठा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम देख चुके एक प्रमुख विपक्षी दल और इसके सिवा कर क्या सकता है। दूसरा पटल है संसद, वहां आप बोलने नहीं दे रहे, बोलने से पहले म्यूट कर दे रहे हैं सदन को। तो लगातार जो आप कह रहे हैं कि संसद और लोकतंत्र खतरे में है, संसद को समाप्त करने पर आमादा है, अब ये हमारी आशंका और गहरी होती जा रही है। देखना होगा वे कब तक ये कर पाए। हो सकता है 2024 के बाद कर दें, एक विजय और हासिल कर लें, उसके बाद वे चाहें तो कह सकते हैं कि इस देश की जनता ने हमें तीसरी बार चुना है, हम पर इतना भरोसा है कि अब बार बार चुनाव की जरूरत नहीं है। जनता ने हमको मान लिया है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये चुनाव का खर्चा भी क्यों उठाना। और दिनेश जी, अनिल सिन्हा जी, अजय शुक्ला जी, नेहा जी, मैं आप सबको साक्षी मानकर यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन माननीय नरेंद्र मोदी
राष्ट्र के नाम संबोधन में इस संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करने की घोषणा करेंगे, आप देखिएगा कि हमारे देश का बहुसंख्यक समाज अपनी अपनी छतों और बालकनियों पर खड़े होकर ताली और थाली बजाकर लोकतंत्र के समाप्त होने का जश्न मनाएगा, बधाइयां दी जाएंगी। और ये देश इसकी सामूहिक चेतना को इतना काट मार गया है कि ये तानाशाही का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। दिनेश जी, हम और आप जितना लड़ सकते हैं लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन मेरी आशंका बहुत ज्यादा गहरी है कि ये देश तानाशाही को सहज स्वीकार करेगा और उसका स्वागत भी करेगा। जी दिनेश जी। जी, आपने सही कहा। देश, मैं प्रोग्राम